और अब कहा जा रहा है कि अजय रॉय, और देखिए अजय रॉय को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में, और देखिए अब कांग्रेस में कहा जा रहा है कि इसको लेकर हलचल तेज हुई है। दर्शकों, जाहिर सी बात है इस्तीफे के पीछे क्या कारण है ये खुलकर सामने नहीं आया है। और नसीमुद्दीन पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और आईसीसी मेंबर थे, और बता दें आपको अब उनका इस्तीफा हुआ है। और देखने वाली बात होगी अजय रॉय उनको मना पाते हैं या नहीं। अजय रॉय के जाने के बाद क्या पूरा मामला निकलकर सामने आया है। यूपी में कांग्रेस को यह बड़ा झटका आपको बता रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा, और बता दें आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अब अजय रॉय मनाएंगे, और थोड़ी देर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब थोड़ी ही देर में अजय रॉय, बता दें आपको, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, क्या कारण है इस्तीफे की। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दर्शकों ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, और इस पर दिग्गज कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है हम उस पर भी नजर बना के रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ा झटका है। क्या तमाम कारण है, आखिर क्या वो वजह है, और जिसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफा सामने आया है। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष और आईसीसी मेंबर रह चुके हैं, और देखिए अब उनका इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाने जाएंगे कांग्रेस नेता अजय रॉय, और इस पर दिग्गज कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है वो भी आपको बताएंगे आगे जैसी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को झटका। और देखिए 27 में चुनाव है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, और कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले ये अहम यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित होती है बड़े नेताओं की, चाहे पार्टी किसी की भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम सपा हो। लेकिन देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले यह बड़ा झटका माना जाता है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या वजह है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके। सिद्धार्थ, देखिए विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा झटका माना जाए ना, और ये भी बताइए कि अजय रॉय मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास सिद्धार्थ? देखिए सृष्टि, लगभग 2 बजे के करीब झटका ये बड़ी एक इस्तीफा आता है। कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, और कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो मान जाए। मान मनोबल का दौर जारी है, लगातार उनसे बात कराने की कोशिश की जा रही है शीर्ष नेतृत्व से, लेकिन वो किसी भी तरीके से मानने को नहीं तैयार है। देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि उनकी जो नाराजगी है उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही थी। देखिए आप तवज्जो नहीं देंगे, आप लगातार बैठकों में उन्हें नहीं बुलाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कोई साथ रहेगा, तो रहेगा नहीं। बिल्कुल ये जान लीजिए पंचायत चुनाव सिर पर है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आप खूब तैयारी करते रहिए, लेकिन आपके नेता आपके साथ नहीं। कई और सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, कई और कांग्रेस नेता हैं जो उनके संपर्क में, वो भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। कई बांदा से लेकर खास करके बांदा चित्रकूट के कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। और जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि लगातार वो किसी भी तरीके से मानने को नहीं तैयार है। मुस्लिम चेहरा है, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम चेहरों को अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन किसी भी तरीके से अभी बात बनती हुई नहीं दिख रही है सृष्टि जी। लेकिन सिद्धार्थ, आपने ये कही कि मुस्लिम वक्फ को जोड़ने की कवायद भी एक तरफ तेज है, तो उसके पहले तो बड़ा झटका माना जाए ना। और आपने ये भी कहा, ये भी जानकारी दीजिए हमें कि और भी बड़े दिग्गज का इस्तीफा हो सकता है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए नुकसान बिल्कुल तय है। ये मान लीजिए कि देखिए आप वैसे भी कांग्रेस सब ये जानते हैं जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है, ये किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी भी समझते हैं, प्रियंका गांधी भी समझते हैं। देखिए सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी ये पता है, उत्तर प्रदेश में 2 खेमा काम करता है। इसको कहने में जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये भी मानते हैं, और ये बिल्कुल एकदम जमीनी स्तर पर। एक खेमा प्रियंका गांधी को चाहता है कि वो आगे आए, एक खेमा चाहता है राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को लीड करे। आप आपस में लड़ रहे हैं, जमीन पे आपके कुछ नहीं है, आपके नेता आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो ठीक है सिद्धार्थ, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में पुलिस ने भैंसशाला गांव में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और रेनवाल थाना पुलिस की कार्रवाई में 7500 लीटर नकली घी बरामद हुआ है। आरोपी नामी ब्रांड के लेवल लगाकर घी बेच रहे थे। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला नकली घी का है दर्शकों, ये सामने आया है जयपुर से, और कहा यह जरा धड़ल्ले से नकली घी बनाया जा रहा था, यानी साफ तौर पर आपकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है।
और अब खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। कई कैन ऐसे मिले डालडा घी और नकली घी बनाने के। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त ये कार्रवाई हुई है और डालडा घी और पाम ऑयल के कई ऐसे कैन मिले हैं। पाम ऑयल जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, जहर है। यहां पर दर्शकों ये कहा जाता है कि पाम ऑयल बिल्कुल भी अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और देखिए यहां पर कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो जयपुर में आपको बता रहे हैं पुलिस ने भैंसशाला यहां पर क्षेत्र से नकली घी और नकली डालडा पाम ऑयल के कई ऐसे कैन बरामद किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। और चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति एक बार फिर सख्त, जहां कार्रवाई के रूप में सामने आई है। बता दें आपको, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में टेंडर अनियमितताओं की रिपोर्ट शासन तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निदेशक होमगार्ड यानी डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं और मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। यह प्रकरण वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा, राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका संदेश साफ है कि दोषी कोई भी हो, पद कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कड़ी कार्रवाई तय है। यही कारण है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शासन में पारदर्शिता और जन विश्वास दोनों मजबूत हो। तो देखिए उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की एक बार फिर से नीति सामने आई है और पुष्कर सिंह धामी इसमें सख्त होते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति एक बार फिर सख्त कार्रवाई के रूप में सामने आई है। आपको याद होगा, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में टेंडर अनियमितताओं की रिपोर्ट शासन तक पहुंचने के बाद यह कार्रवाई की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और वहां बता दें आपको, निदेशक होमगार्ड यानी कि डिप्टी कमांडेंट नाम है उनका अमिताभ श्रीवास्तव, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके आदेश के लिए, निलंबन के आदेश के लिए पारित कर दिया गया है। बता दें आपको, मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और ये फिलहाल प्रकरण आपको बता दें वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 26 की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता के अभाव, नियम का उल्लंघन हुआ है, ये आरोप सामने आए, जिसके बाद सीएम धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति हो, अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनका संदेश साफ है, दोषी कोई भी हो, हम कार्रवाई तेज करेंगे। तो देखिए धामी का यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति सीएम धामी ने बरकरार किया है और उत्तराखंड में हमने देखा कि लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीएम धामी यहाँ पर जवाब देते भी नजर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि लगातार इसके मद्देनजर निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी देखिए अब नहीं बचेंगे, ऐसा सीएम धामी का कहना है। कहा यह जा रहा है कि अब शासन व्यवस्था में दर्शकों पारदर्शिता लाई जाएगी, निष्पक्षता लाई जाएगी, नियमितता लाई जाएगी और अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बता रहे आपको यहां पर सीएम धामी की दो टोक, भ्रष्टाचार किया तो बचोगे नहीं, ऐसी कथनी है सीएम धामी की। और इसी के तहत यहां पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सीएम धामी ने यहां बता दें आपको बर्खास्त किया है कमांडेंट ऑफिसर को और इसके साथ ही होमगार्ड वर्दी घोटाले में निदेशक होमगार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह बड़ा मामला सामने आया है, जहां उन्होंने साफ कहा कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करते पाए गए, अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम तेज कार्रवाई करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन में हड़कंप भी है, यानी कि अगर आपने अनियमितता की तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी सरकार की ओर से, और ये सही भी है। देखिए आम नागरिक यही सोचती है कि सरकार जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम करे और अनियमितता ना हो, और उसी के तहत देखिए ये बड़ी कामयाबी है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। ये भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा। इस बजट पर देश और प्रदेशों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। इंडिया न्यूज ने लोगों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार 3.0 की जो बजट है 9वीं बार लगातार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 1 फरवरी को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार वो बजट को लेकर क्या सोच रही हैं, क्योंकि लगातार 9वीं बार वो बजट पेश होगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। किस तरह की बजट की उम्मीद है इस बार? मुझे लगता है कि हम एक स्टूडेंट है तो हमारे लिए ये होता है कि जितना इनकम है उतना हम एक्सपेंस करें, जितना हमारे पास कमाई है उसी अकॉर्डिंग हम खर्च करें। तो कमाई अगर बढ़ोतरी है तो हम खर्च भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आज महंगाई जो है मतलब आसमान भी छू रही है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कष्ट है क्योंकि हमारे लिए कोई जॉब के अवसर नहीं है। हमें किसी भी प्रकार का रोजगार के लिए कहीं भी सीटें आती हैं तो 1 या 2 आती हैं, या फिर अगर मैं एक शोध छात्रा हूँ तो हमारे लिए ये चीज़ें हो जाती हैं कि सीटें या तो गेस्ट फैकल्टी में आती हैं और नहीं तो आती हैं एडॉक में। तो हमारे लिए ये चीज़ें मतलब हम खुद ही स्ट्रगल पीरियड में हैं। तो बजट को मैं चाहती हूँ कि जो सीतारमण जी हैं वो हमारे अकॉर्डिंग पेश करें, हमें भी अपने नज़रों में रख के या फिर हमारे चीज़ों को समझ के स्टूडेंट की मुश्किलों को और परेशानियों को समझ के उसके अकॉर्डिंग बजट पेश करें। महिला भी हैं, आप लोग, रिश्ता किचन से भी होता है। किचन से लेकर अगर जुड़ा हुआ सवाल किया जाए तो बजट क्या होनी चाहिए? जी बजट, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम अगर एक सब्जी लेने जाते हैं तो हम 1000 में एक झोले सब्जी लेके आते थे, और वही पहले हम लोग 200 रुपए में पूरी झोला भर के सब्जी लाते थे। तो आज जो समय ऐसा है कि बहुत ही महंगाई बढ़ रही है, शायद अब जो भी इसके कारण रहे हों, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए तो थोड़ी कठिनाइयाँ मतलब आ ही रही हैं। आप बताइए, आप लोग भी गांव से जुड़ा हुआ का रिश्ता होगा? जी मैं भी एक किसान वर्ग की बेटी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि अब का जो बजट आ रहा है, अभी तक जो भी रहा हो, पर अब का जो बजट आ रहा है उसमें किसान वर्ग को भी देखना चाहिए, क्योंकि किसान वर्ग को लगातार बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उन्हें खेती करते हैं, लेकिन कुछ उनकी जो फसल आती है कभी वर्षा के कारण, कभी किसी और कारण से नष्ट हो जाती है, पर उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता है। तो किसान वर्ग को भी शिक्षा के साथ साथ किसान वर्ग को भी रखना चाहिए। जो गरीब लोग हैं वो लोग नहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग बजट बनाना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप लोग हैं, यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, मेडिकल शिक्षा और तमाम जो रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे बने रहते हैं। इस बार बजट में क्या उम्मीद है, किस तरह की बजट आनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि बजट जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हें थोड़ा मिडिल क्लास फैमिलीज़ को के पर्सपेक्टिव से सोच के उन्हें थोड़ा बजट पेश करना चाहिए। जैसे कि कुछ हम मिडिल क्लास फैमिली से हम सभी आते हैं, तो उस हिसाब से जितनी हमारी इनकम है, उस हिसाब से अगर हम अगर उतनी उतने रेंज में अगर हम सामानों को खरीद सकें, हमारी उतनी ही हैसियत है, तो उस हिसाब से अगर बजट आए तो हमें अच्छा रहेगा। आप बताइए, किस तरह से देखते हैं बजट को और क्या उम्मीद है 26 और 27 की जो बजट आ रहा है? मुझे लगता है कि मतलब बजट को इस बार फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ अगर देखिए नॉर्मल पीपल जो मिडिल क्लास है वो मतलब उसका सुविधा या फिर जो भी मिल रहा है सरकार के द्वारा वो नहीं अच्छे से मिल रहा है, और इससे मतलब उनको बहुत डेथ और ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है बहुत। तो इसको देख के मतलब अच्छे से बजट आना चाहिए जो हेल्थ और एजुकेशन पे भी ध्यान रखे, और एलपीजी जो इतनी महंगाई हो गई है, गैस और इन सब चीज़ों का, तो इसके लिए भी मतलब सही होना चाहिए कि आम जनता मतलब उसको आसानी से मतलब अपने अनुसार यूज़ कर सके, और उनके लिए हो, उनको देख के उनके मद्देनज़र देख के होना चाहिए बजट। आप किस तरह से देखती हैं इस बजट को? जी, मैं इस बजट को मैं और चलिए सीधा रुख करेंगे केरल का, जहां विंझिजम इंटरनेशनल सीपोर्ट फेज 2 का उद्घाटन होने जा रहा है। Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan ji, Honorable Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Shri Sonowal ji,
respected ministers, Honorable Opposition Leader of Kerala, Shri V.D. Satishan Ji, Members of Parliament, senior officials from Government of India and Government of Kerala, distinguished dignitaries, partners and friends. Today is a landmark day not only for Virinjam, but for Kerala's long-term economic future and for India's maritime strategy. Virinjam stands today at the intersection of history and the future. For centuries, Kerala's coastline connected India to global trade, cultures, and ideas. Through Virinjam, that historic role is being renewed this time with world-class infrastructure, global scale, and national purpose. Before we speak about the future, it is important to recognize the continuity of the vision that has made Virinjam possible. Projects of this national importance do not belong to one government or one moment in time. Virinjam is the result of sustained political will across administration and across party lines. It is only right to acknowledge the foundational role played by the late Shri Oman Chandi ji, under whose leadership this project was awarded and given its initial momentum. His belief in Virinjam as a transformative opportunity for Kerala laid the groundwork for what we see taking shape today. This continuity of the vision has been carried forward with exceptional resolve under the leadership of the Honorable Chief Minister. Large transformational infrastructure projects succeed not only because of engineering excellence, but because of political clarity, administrative discipline, and long-term commitment. The Chief Minister's consistent support for Virinjam through complexity, scale, and challenge has been the central to transforming a long-standing aspiration into a nationally and globally significant maritime asset. I must admit that we would not have been possible to complete this project if not for the continuous support by the Honorable Chief Minister. He has been our biggest asset that an investor can ask for when implementing such large greenfield project. Thank you, sir, from bottom of my heart. I would also like to acknowledge the continuous support extended by the Leader of Opposition, Shri V.D. Satishan Ji, and Honorable MP, Shri Shashi Tharoor Ji, for this project. Such bipartisan cooperation sends a powerful signal to investors, to industry, and to the world that when it comes to Kerala's long-term interest, political differences give way to shared purpose. This project is also a strong example of cooperative federalism in action. I am honored by the presence of the Honorable Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Shri Sonowal Ji, whose leadership reflects India's renewed maritime ambition. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, port-led development has become a strategic pillar of India's economic growth. In a remarkably short period, Virinjam has demonstrated what is possible when vision, execution, and partnerships come together. In just 15 months of commercial operation, it became the fastest Indian port to handle 1 million TEUs, firmly placing Kerala on the global shipping map. Today, as we lay the foundation for Phase 2, we are not merely expanding a port, we are expanding a national capability. With an additional investment of 16,000 crores under Phase 2 and a cumulative commitment of 30,000 crores, Virinjam will scale from a capacity of 1 million TEU to 5.7 million TEUs by 2029. This is the largest investment committed by any business house in the state of Kerala. Virinjam will emerge as the largest transshipment port in the Indian subcontinent and a globally competitive maritime hub. Apart from being the largest transshipment port, Virinjam will also be most technologically advanced port in India.
It will be the lighthouse of how future Indian ports should operate. In closing, I want to thank the Government of Kerala, Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan ji, Union Government of India, all political parties